सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहली हेडिंग डाल देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या क्या जानते हैं आप इसके बारे में? क्या जानते हैं? ये श्वसन करता है ना? इसमें फाइनली श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पूरी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। और श्वसन पूरा कब होगा? जब किसका निर्माण होगा? एटीपी की फुल फॉर्म एंडोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो हम जो श्वसन कर रहे हैं, पाचन के बाद ग्लूकोज बन रहा है, ये कोशिकाओं के पास जा रहा है और कोशिकाएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर फाइनली क्या निर्माण कर रही हैं? एटीपी का निर्माण कर रही है। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो रहा है। तो इसकी जो खोज की थी वॉन कॉलेकर ने की थी और इसको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने। किसने? बेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कितने परत युक्त संरचना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, इसमें 2 झिल्ली पाई जाती हैं। कितनी? 2। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर हम 3D में इसकी काट को देखें तो ये, ठीक है जी। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाली झिल्ली जो है, इसकी भीतरी झिल्ली, वो अपने आप को क्या करती है? फोल्ड कर लेती है। कोई भी चीज अपने आप को झिल्ली या कहीं भी हम देखेंगे जब फोल्ड करेगी, उसका पर्पस क्या है? हाँ, सुंदर दिखना, श्वसन है उसका मतलब। बोलो। जब भी कोई चीज अपने आप को फोल्ड करती है, दरअसल वो अपना क्षेत्रफल और आयतन को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। बढ़ा रही है ना? अगर यही परत ऐसे होती तो कम होती या ज्यादा? कम होती। फोल्ड कर लिया तो इसने क्या कर लिया है? ज्यादा अपने क्षेत्रफल को एक तरीके से बढ़ा लिया ना इसने फोल्ड करके। और ये बढ़ाने का जो पर्पस है वो क्या है? क्योंकि यहां पर ही श्वसन होता है। इस भीतरी जो ये वलय युक्त झिल्ली है, इस पर पाए जाते हैं पार्टिकल और उन पार्टिकल को कहा जाता है F1 पार्टिकल। क्या कहा जाता है? F1 पार्टिकल। इस तरीके से इन पार्टिकल में फाइनली एटीपी बनता है। ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया का और हिस्सा भागीदारी नहीं कर रहा है, कर रहा है, लेकिन जो फाइनल एटीपी बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? इन F पार्टिकल में बनते हैं। ठीक, जैसे कोशिका में क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, उसी तरह द्रव्य यहां पर भी होगा। क्या बना रहा है? एटीपी। एटीपी क्या है? ऊर्जा। तो क्या कहेंगे इसे? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं इसको। ठीक है, अब मुझे एक और बात बताओ कि ये संरचना क्या किसी के जैसी लग रही है? फिंगर लाइक? नहीं, जो हमने कोशिकाएं और जो सारी चीजें पढ़ी है, पूरी प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है क्या ये? एग्जैक्टली क्या क्या था प्रोकैरियोटिक कोशिका में? ऐसे फोल्ड हुई हुई संरचना थी जिसे क्या कहा था? मीजोसोम। क्या एक डीएनए था जो ऐसे द्रव्य में पड़ा हुआ था? क्या 70S राइबोसोम थे? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और आगे अभी हम हरित लवक पढ़ेंगे, इन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका की भांति दिखाई देते हैं। तो पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह दिखते हैं? तो कौन कौन है वो? माइटोकॉन्ड्रिया और अभी हम पढ़ेंगे हरित लवक, वो भी। ठीक है, इसके लिए एक पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा, वो हम लिख लेंगे। अभी के लिए इतनी बात समझ में आई? ये कौन से पार्टिकल हुए? F पार्टिकल लिख लेते हैं जी। ठीक है, और क्या लिखें? ये कौन से राइबोसोम है? 70S राइबोसोम। और क्या है यहां पर?
डीएनए, इस डीएनए को क्या डीएनए कहते हैं या एम्प्टी डीएनए? एम्प्टी डीएनए कहा जाता है। ठीक, उसके अलावा क्या क्या पढ़ा हमने? इसमें किसका निर्माण होगा? एटीपी का निर्माण होगा। तो ये तो वो डायग्राम है जो हमने बनाया था। ये देखो, ये बनाया हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये देखो सेम चीजें है ना। ये क्या है? डीएनए। ये क्या है? राइबोसोम। ये इसका मैट्रिक्स हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इतनी चीजें हमें नहीं समझनी है, हमारे लिए तो यही बहुत है। देखो F0 और F1 पार्टिकल, तो कंबाइनली हमने इन्हें क्या कह दिया? हमने इसको कह दिया F पार्टिकल। ठीक है, कुछ तो नहीं बचा? ये भीतरी परत, भीतरी झिल्ली लिख देते हैं इसको, और ये बाहरी झिल्ली। यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है। एफ पार्टिकल ही कहेंगे, एफ पार्टिकल ही आएगा। एफ अणु लिख लो अगर ज्यादा है, लेकिन एफ को तो फिर देवनागरी में लिखना पड़ेगा ना आपको, कुछ अलग से नाम नहीं है इसके लिए। कण लिख लो, एफ कण, है ना। देखो कुछ चीजें हैं उनको हिंदी में, पहली बात तो एफ पार्टिकल तो है ही नहीं हिंदी में, लेकिन मान लेते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पढ़ा था। अगर हम उसकी ढूंढ के ले आए हिंदी भी, तो आपको नुकसान ही है उससे या फायदा हो जाएगा? नुकसान है। आपको दो बातें याद करनी पड़ेंगी, और फिर भी वो देवनागरी में दे देगा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। क्या करेंगे हम पे? और हाइड्रो वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है? और फोबिक, फिलिक। हमने कल एक बात समझी थी कि जो भी मानव है उसका अस्तित्व कहां से शुरू हो रहा है? कहां से? युग्मनज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? जाइगोट। ठीक है, और ये जाइगोट जो बनता है, ये बनता है शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से। ठीक, अब देखो जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मानव की प्रत्येक कोशिका में, लेकिन यहां पर अब हम थोड़ा सा सेंटेंस में चेंज करेंगे, मानव की प्रत्येक कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48 किसके में है? 46, या हम कह सकते हैं 23 जोड़े, है ना। तो गुणसूत्र जो होते हैं हमेशा जोड़ों में होते हैं। और जब हम कहते हैं कायिक कोशिका, इसका मतलब है हम अपने लीवर की कोशिका निकालेंगे वो भी कायिक है, हार्ट की निकालेंगे वो भी कायिक है, किडनी, ब्लड, हर जगह, स्किन, हर कोशिका हमारी कैसी कोशिकाएं हैं? कायिक कोशिका है। केवल दो कोशिकाएं ऐसी हैं जिन्हें हम कहते हैं जनन कोशिका, जो नर में शुक्राणु है और मादा में अंडाणु। यहां पर गुणसूत्रों की संख्या 46 ना होकर कितनी होती है? 23 और 23 होती है। कितनी होती है? 23 और 23। तो हम कहते हैं कि मानव की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जबकि जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 और 23 होती है। यानी कितनी हो गई? आधी हो गई। आधी हो गई ना, कायिक कोशिकाओं की आधी संख्या हो गई गुणसूत्रों की। अब ये आधी संख्या क्यों है? इसलिए है क्योंकि जनन कोशिकाएं कौन है? शुक्राणु और अंडाणु। गुणसूत्र कहां होते हैं? केंद्रक में। अब अगर यहां पर 46 होते, इस कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र होते और अंडाणु में भी 46 गुणसूत्र होते, तो इससे किसका निर्माण होगा? जाइगोट का। जाइगोट में क्या दोनों का केंद्रक होता है क्या? अरे दोनों का केंद्रक तो होगा ना। दोनों के केंद्रक का मतलब है दोनों के गुणसूत्र। तो 46 और 46 कितने हो जाते? 92। क्या मानव में कभी गुणसूत्रों की संख्या 92 हो सकती है? यह तो एक तरह का विकार है। 46 से 47 भी अगर हो जाएगी तो गुणसूत्रीय विकार होता है, जिन्हें हम अलग अलग सिंड्रोम के नाम से पढ़ते हैं। टर्नर, डाउन, है ना, ये सारे सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर। तो अब एक भी नंबर ज्यादा नहीं हो सकता गुणसूत्र का, और ना ही एक नंबर कम हो सकता। अगर ऐसा होता है तो वो विकार होता है। अब यहाँ 1 2 तो छोड़ दो, यहाँ तो कितने नंबर ज्यादा हो गए?
46। तो इसीलिए ये जो कोशिकाएं होती हैं, कल जब हमने पढ़ा था हमने यहां n लिखा था। n का मतलब होता है अगुणित। क्या होता है? अगुणित। अगुणित का मतलब यहां पर गुणसूत्र जोड़े में नहीं है, बल्कि कुल कितने गुणसूत्र हैं? 23 गुणसूत्र। ठीक है, वैसे कायिक कोशिकाओं में कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र। ऐसे बोलना है, 46 नहीं बोलना है। कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जबकि जनन कोशिका जो नर में है उसमें कितने गुणसूत्र हैं? 23। अंडाणु में कितने हैं? तो ये भी कैसी हुई? अगुणित। अगुणित को अंग्रेजी में हैप्लॉइड कहते हैं। तो यहां भी कितने गुणसूत्र हुए? 23। जब प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो इस शुक्राणु का संलयन अंडाणु के साथ होता है, और इस प्रोसेस में ये जो शुक्राणु है ये अपने केंद्रक की एंट्री करा देता है यहां पर, और ये दोनों संलयित हो जाते हैं। तो शुक्राणु की कोशिका का कौन सा पार्ट है जो अंडाणु की कोशिका से संलयित हो रहा है? केंद्रक। क्या पूरी कोशिका हो रही है? नहीं हो रही है। और जो युग्मनज में चेंज हुआ, हमने अंडाणु को कौन से रंग से बनाया है? रेड। और युग्मनज को ब्लू से बनाया है। कलर ब्लाइंडनेस है क्या इस क्लास में किसी को? हाँ, कौन सा है ये? बाहर से रेड है ना। कोशिका किस कलर से बनी है? रेड। इसका मतलब है जो युग्मनज की कोशिका है वो शुक्राणु की कोशिका हुई। हाँ, ये जितने ऐसे कर रहे थे ना अभी, देख लिया हमने चेहरा। युग्मनज की कोशिका किसकी कोशिका है? अंडाणु की या शुक्राणु की? अंडाणु की। शुक्राणु की तो नहीं है। शुक्राणु का पार्टिसिपेशन इतना है कि उसने केवल और केवल अपने केंद्रक का संलयन करा दिया है, अंडाणु की कोशिका में एंट्री करा दी है। तो इसका मतलब हम सबकी जो कोशिका है वो हमें मदर से मिली है या फादर से? मदर से, है ना। तो कोशिका के भीतर हम कोशिकांग पढ़ रहे हैं, और कोशिकांगों में से एक कोशिकांग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। बात अच्छे से समझ लेना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये बायोटेक का। तो हमारी कोशिकाओं में, सबकी कोशिकाओं में जो केंद्रक का डीएनए है वो तो 23 गुणसूत्र कहां से आए हैं? माता से। और 23 गुणसूत्र कहां से आए हैं? पिता से। लेकिन जो ये कोशिका है इसमें तो खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे। इन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या छोटा छोटा सा डीएनए है? वो कहां से आया है? मदर से। तो हमारी कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र तो माता पिता से आते हैं, लेकिन एक छोटा सा डीएनए एक्स्ट्रा हमें हमारी मदर से मिलता है, जिस पर 37 जीन होते हैं। और कभी कभी इस माइटोकॉन्ड्रिया में विकार होता है। इसी साल ब्रिटेन ने इस विकार को दूर करने के लिए किसी डोनर के माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल किया। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे बायोटेक में। अब माता के डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई बीमारी हो जाए तो इसका मतलब है वो युग्मनज में ट्रांसफर होगी ना। तो अगर ऐसा होता है तो क्या किया जाता है? किसी और डोनर महिला के अंडाणु को लिया जाता है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया को इसके माइटोकॉन्ड्रिया से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब इस बच्चे में किसका डीएनए होगा? उस डोनर का। कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन केंद्रक में किसका होगा? अपनी माता का और अपने पिता का। तो कितने लोगों के डीएनए हो गए उसमें? 3। किस किस के? माता, पिता और डोनर। इसीलिए ऐसे बच्चे को कहा जाता है 3 पेरेंट बेबी। यहां बताने का मकसद यह है कि उस समय हम आपसे पूछेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बच्चे में माता से आता है या फिर पिता से? तो कहां से आ रहा है? माता से आ रहा है। बात समझ गए? क्यों आ रहा है माता से? क्योंकि ये अंडाणु कोशिका ही युग्मनज में चेंज होती है। शुक्राणु तो केवल और केवल अपने केंद्रक की एंट्री करा देता है अंडाणु कोशिका में। तो यहां पर ये हो गया हमारा युग्मनज। ये युग्मनज में केंद्रक कैसा होता है? द्विगुणित। कैसे हो गया द्विगुणित? इसे कहते हैं डिप्लॉइड। क्योंकि शुक्राणु का अगुणित यानी 23 गुणसूत्र, अंडाणु के 23 गुणसूत्र दोनों मिलकर कितने हो गए? 46 नहीं, 23 जोड़े। ठीक है, अगर आप 23 जोड़े बार बार कहोगे तो आपको द्विगुणित अगुणित समझ में आएगा। 46 और 23 कहोगे फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो कितने हो गए? 23 जोड़े। तो कैसी कंडीशन हो गई? द्विगुणित। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां से प्राप्त हुआ? माता से।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।